नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा, इसे आज़ादी के बाद आए सबसे बड़े सैनिक सुधारों में से एक माना गया। अब सरकार ने दूसरे बड़े सुधार का ऐलान कर दिया है, जिससे न सिर्फ तीनों सेनाओं बल्कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। अब भारत में सेनाओं में सीधी भर्ती इसी तरह से होगी। 4 साल के लिए अग्निवीर तीनों सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। 4 साल के आखिर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों को सेनाओं में पक्की बहाली मिलेगी। सेना का कहना है कि इस योजना से उसकी दक्षता में इजाफा होगा और वो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी के साथ उतर पाएगी, बेहतर तैयारी कर पाएगी। पिछले 2 सालों से अग्निपथ योजना को लेकर देश में बहुत बहस हुई है, लेकिन आज पहला दिन है जब योजना की बारीक जानकारी सार्वजनिक हो पाई है। दी ललन टॉप शो में आपको इस योजना के बारे में तफसील से बताएंगे, उन दावों के बारे में बताएंगे जो योजना के पक्ष में सेना की तरफ से किए गए, और उन चिंताओं के बारे में भी जो रक्षा विशेषज्ञों और फौज में नौकरी की राह देख रहे युवाओं ने जताई हैं। लेकिन उस सबसे पहले देखिए आज के दिन का वीडियो। ये वीडियो राजस्थान के जयपुर का है, जहां रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती के लिए युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव की पुलिस के साथ नोकझोंक की यह तस्वीर सामने आई। युवाओं का आरोप है कि जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। दिन भर धरने के बाद बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा से मुलाकात की। अलग अलग भर्तियों की मांग को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हम वार्ता से नहीं संतुष्ट हैं, हर बार मिलता है आश्वासन। दरअसल कोरोना की पहले लहर के वक्त जुलाई 2020 में सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भर्ती निकाली थी। 2200 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करने का ऐलान किया गया था, मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी सभी पद नहीं भरे गए, तो युवा लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। लगातार दूसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मामले में पूछताछ की। सोमवार को भी राहुल गांधी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। राहुल पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं समर्थकों के साथ ईडी के दफ्तर की तरफ बढ़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरे दिन भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में अपना जमघट बनाए रखा और विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी तो सुरक्षा बलों से तीखी नोकझोंक भी उनकी हो गई। देखिए। गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। पुलिस को आगे करता है। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच ऐसी भिड़ंत देखने को मिली आज दिन भर। दिल्ली पुलिस कल की तरह आज भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 तक लगा दी गई थी। कई कांग्रेस नेताओं को आज फिर से हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर अखबार के जरिए गलत तरीके से धन अर्जित करने का आरोप लगा है। चूंकि सोनिया गांधी खराब तबीयत की वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए फिलहाल राहुल गांधी से ही पूछताछ चल रही है। कुल 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया है भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। इस मामले में केस भी चल रहा है। कांग्रेस ने इस आरोप को निराधार बताया और केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हमें हमारे दफ्तर में नहीं जाने दे रहे हैं। किस हद तक की ये गुंडागिर्दी है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर सच को देख लीजिए आप, अगर फैक्ट्स की बात करें तो क्या चार्जेस है। एक ऐसा अखबार जिसने इस देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्र सेनानियों की वो आवाज़ बने, वो ऐसी आवाज़ बने कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र सेनानियों के लिए आवाज़ बने,
उस अखबार को मरने नहीं देना है, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई है, अखबार शुरू रहे, उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर दी, वो क्या गुनाह हो गया? मैं तो यही कहूँगा कि अगर सच को परेशान करने से, सच को जेल में डालने से शासन सलामत कंस का भी नहीं रहा था, रावण का भी नहीं रहा था, अंग्रेजों का भी नहीं रहेगा, तो ये भाजपा वालों का ऐसे शासन सलामत नहीं रहेगा। कांग्रेस अपने इस विरोध प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दे रही है। शिवसेना ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय एजेंसी जांच के माध्यम से हमले कर देती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। जबकि विपक्ष के मंतव्य से ठीक उलट बीजेपी ने कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन को तमाशा बता दिया है। सुनिए उनकी भी प्रतिक्रिया। कोई भी अब ईडी किसको बुलाती है? जो क्राइम करता हो। क्राइम करने वाला इतनी बारात लेके जाता है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं था। और हमने पहले सोचा शायद शादी का बारात हो, अभी वो इस लायक है कि शादी कर सकते हैं, तो वो बात भी नहीं थी। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं नाटक है। और लोग समझते हैं कि कितने भी कोशिश कर लीजिए आप क्राइम करके लोगों को मन भटकाने का। सरकार अपना बिना भेदभाव के काम करे, एजेंसी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम करे, उनके पास दस्तावेज हैं, एविडेंस है, पूछताछ से और एविडेंस मिलेंगे। जो अगर आपने महज 50 लाख में 90 करोड़ का लोन आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही होगी। और उसके शेयर होल्डर अगर आप बने हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि इसके शेयर होल्डर आप क्यों बने हैं। दूसरी सुर्खी पर चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की कल यानी बुधवार को दिल्ली में बैठक होने वाली है। बैठक तृणमूल कांग्रेस ने बुलाई है। 15 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता टीएमसी अध्यक्षा ममता बनर्जी करेंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल होने वाली बैठक से पहले सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की थी। बैठक में कांग्रेस भी हिस्सा लेने वाली है। उसकी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक में शिरकत करेंगे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विपक्षी दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित 22 विपक्षी नेताओं को एक पत्र भेजा और 15 जून की बैठक में आने की दावत दी, जिसमें आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके। बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भी पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। अगली सुर्खी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 18 जून को जमानत याचिका पर फैसला सुना देगी, यानी तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। आज तक के मुताबिक ईडी ने केस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले दावे कर दिए हैं। आज तक के मुताबिक ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन से कुछ कागजातों के बारे में सवाल किए गए थे। हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है, वो उसके मेंबर क्यों है, इस पर सवाल किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने यह कह दिया कि उनको कोविड हुआ, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त ही चली गई। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। सीएम केजरीवाल कई बार इस मामले को झूठा बता चुके हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त होने का इल्जाम लगाते रहे हैं। चौथी सुर्खी महंगाई के मोर्चे से है और वहां से बुरी खबर है। थोक महंगाई दर अप्रैल महीने के 15.08 के मुकाबले मई में 15.88% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। मई 2021 की बात करें तो उस वक्त थोक महंगाई दर 13.11% थी, जो मौजूदा परिस्थिति से कई ठीक थी। सोमवार को खुदरा महंगाई दर के भी सरकारी आंकड़े सामने आए थे और उसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई थी। लगा था कि अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी, मगर अब थोक महंगाई के मोर्चे पर झटका लग गया है। सरकार की तरफ से थोक महंगाई दर बढ़ने के पीछे खनिज तेलों के दाम में वृद्धि को कारण बताया गया है। इसके अलावा कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, गैस और खाने पीने के सामान के दाम में हुई बढ़ोतरी को भी थोक महंगाई दर बढ़ने की वजह माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि थोक महंगाई दर बढ़ने का असर सिर्फ बड़े विक्रेताओं या फिर मंडी वालों पर पड़ता है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। थोक में अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो रिटेल में खुद ब खुद उसके दाम बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक है।
पांचवी सुर्खी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली पुलिस के पास 4 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई। उसे आर्म्स एक्ट के केस में रिमांड पर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया। पेशी के वक्त पंजाब पुलिस भी कोर्ट में मौजूद थी। पंजाब के 16 पुलिसकर्मियों की टीम दिल्ली में कैंप किए हुए है, जिसमें सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। कोर्ट में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की याचिका दाखिल की। पंजाब पुलिस ने वहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र किया। वकील ने कहा कि बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया था कि उसने हत्या करवाई है। जज ने पूछा कि क्या उसने खुद स्वीकार किया। वकील ने कहा कि उसने खुद कहा है कि गोल्डी बरार के साथ मिलकर हत्या करवाई। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड मर्डर था। इस हत्या को विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था, ऐसा कहा गया। इस पर लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस की मांग का विरोध किया और बिश्नोई की जान को खतरा बता दिया। कोर्ट में बिश्नोई के वकील ने यह तक कहा कि अगर उसे पंजाब ले जाया गया तो फेक इनकाउंटर हो सकता है। इस पर पंजाब पुलिस के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अगर कोर्ट लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को देती है तो पंजाब पुलिस सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसमें पंजाब पुलिस के लगभग 50 पुलिसकर्मी होंगे, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, 12 गाड़ियां रास्ते में चलेंगी जो रूट क्लियर कराती रहेंगी। सभी रूट की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश का पालन किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। ट्रांजिट रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पंजाब पुलिस जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए, हम उसकी अर्जी पर विचार करेंगे। देर शाम लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को मिल भी गई। अब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया जाएगा, यह बात साफ हो गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 19 मई को पंजाब के मासा जिले में की गई थी। हत्या और षड्यंत्र का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है, जो अब तक अलग अलग मामलों में तिहाड़ जेल में बंद था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 14 जून की सुबह ही रक्षा बीट के पत्रकारों को एक मैसेज चला गया था कि दोपहर 12:30 बजे के करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तभी सब समझ गए थे कि आज आखिरकार अग्निपथ योजना का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। कुछ देर बाद रायसीना मार्ग स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तस्वीरें भी आ गई, जहां अग्निपथ योजना के बैनर लगे हुए थे। लेकिन जब राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपनी बात को फौज में भर्ती तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा रक्षा सुधार के तमाम कामों का जिक्र किया। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि अग्निपथ योजना को सैनिक सुधार के संदर्भ में देखा जाए। ये बात एक तथ्य है कि मोदी सरकार ने अपने 8 सालों में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनके बारे में रक्षा मंत्रालय में बातें तो बहुत होती थी, लेकिन अमल की राजनीतिक इच्छा शक्ति पूर्ववर्ती सरकारें दिखा नहीं पाई। अग्निपथ योजना एक ऐसा ही कदम है, लेकिन अग्निपथ को सिर्फ सैनिक सुधार के संदर्भ में समझना एक भूल हो सकती है। कि जितना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, उतना ही करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं और बढ़ती बेरोजगारी के बीच अच्छे रोजगार के मौके से जुड़ा प्रश्न भी है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अग्निपथ योजना, उसके संदर्भ और उसके असर पर विस्तार से बात करें। आइए शुरू करते हैं। अब तक आपने ये बार बार सुन लिया होगा कि फौज में भर्ती बंद है।
आपको याद होगा देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां होती थी, खासतौर पर थल सेना के लिए। इसके लिए बड़ी संख्या में युवा जुटते थे। एक तय मौके पर, एक तय दिन पर रैली के दौरान उनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाती थी, फिर मेडिकल होता था और युवा को भेजा जाता था ट्रेनिंग सेंटर। मिसाल के लिए आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद या फिर गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर कामठी। यहां आकर युवा बन जाता था रिक्रूट। यहां 8 से 10 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट को सेना की एक टुकड़ी में तैनात किया जाता था और रैंक मिलता था सिपाही का। हमने यहां स्थल सेना का उदाहरण दिया है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। वायुसेना और नौसेना में भी इसी तरह से काम चलता रहता था। महामारी के दौरान यह प्रक्रिया पहले धीमी पड़ती है और उसके बाद फिर रुकने लग जाती है। कारण दिया जाता है कोरोना वायरस। लेकिन महामारी के दौरान चुनाव भी होते रहे और दूसरी भर्तियां भी। खुद सेना में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्स चलते रहे। इसीलिए ये बात युवाओं को समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ सीधी भर्तियों की रैलियां ही कम क्यों हुई, वही बंद क्यों हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के वक्त जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभाएं की, उस दौरान युवाओं ने रैलियों के दौरान भर्ती के सवाल पर नारे लगाए। इस बात के लिए राजनाथ सिंह की तारीफ की जानी चाहिए कि वो चिंतित युवाओं के नारों से विचलित नहीं हुए और उन्हें यह कहते भी सुना गया कई बार कि इन नारे लगाने वाले युवाओं पर कोई कार्रवाई न की जाए। लेकिन राजनाथ का यह कहना युवाओं को आश्वस्त नहीं कर पाता था कि भर्ती जल्द से जल्द खुल जाएगी। अप्रैल 2022 में एक युवा राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक दौड़ते दौड़ते पहुंचा और जंतर मंतर पर उन प्रदर्शनकारियों से जाके मिला जो सेना में भर्ती खोलने की मांग कर रहे थे। इस युवा की तस्वीर उन लाखों युवाओं की तस्वीर से मेल खाती थी जो रोज सुबह देश के अलग अलग गांवों में दौड़ और लंबी कूद की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन भर्ती कब खुलेगी किसी को मालूम नहीं था। इस दौरान सरकार क्या कर रही थी? एक शब्द में इसका जवाब है विचार विमर्श। तकरीबन 1 साल पहले एक शब्द का जिक्र बार बार होने लगा, टूर ऑफ ड्यूटी। खबर आई कि रक्षा मंत्रालय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें स्थायी सेवा की जगह अस्थायी सेवा या इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट को परखा जाएगा। शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, फिर नतीजों के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये खबरें सामने आने के बाद एक लंबी बहस छिड़ गई। रक्षा विशेषज्ञों का एक धड़ा था जो कहता था कि ये सेना में ठेका पद्धति की शुरुआत है और इससे सेना की दक्षता बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। फिर एक दूसरा धड़ा था जो ये कहता था कि इस पायलट प्रोजेक्ट से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये एक सही दिशा में उठाया जा रहा कदम है और प्रयोग के नतीजे जैसे जैसे सामने आते जाएंगे योजना में सुधार भी होगा। ऐसे में इस योजना को तुरंत खारिज करना ठीक नहीं होगा। दी ललन टॉप ने अग्निपथ को लेकर रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से संपर्क किया था। वहां से हमें यह बताया गया कि शुरुआत में जिस प्रस्ताव को लेकर बात शुरू हुई थी उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं आज तक। हम ये भी जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका नाम अब अग्निपथ हो गया है, उस पर तीनों सेनाओं की सब कमिटीज ने लंबा विचार विमर्श किया है और इसके बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया गया। क्या है ये अंतिम रूप, अब ये समझते हैं। पहले आप रक्षा मंत्री को सुन लीजिए। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। सेना की यूथफुल प्रोफाइल से लेकर जीडीपी में ग्रोथ तक ये सारा काम कैसे होगा, उसके लिए सरकार का रोड मैप कुछ ऐसा है। अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं के तीनों अंगों में अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीर एनसीओ होंगे, माने नॉन कमीशन्ड अफसर, और 4 साल तक सेना में रह सकेंगे। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा। बाकी अग्निवीर समाज में लौट जाएंगे, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार ने एक अलग रोड मैप दिया है। अब एक एक कर इन 4 बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।
पहला बिंदु है भर्ती का। अग्निवीर योजना के लिए 17.5 से 21 साल के युवा पात्र होंगे। इनकी भर्ती साल में 2 बार होगी रैलियों के जरिए। भर्ती के लिए तीनों सेनाओं द्वारा तय मानकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जैसे भर्ती पहले चलती थी जिसे यार्ड स्टिक पे, वैसे ही अब भी होगी। शारीरिक दक्षता और मेडिकल फिटनेस साबित करने के बाद अग्निवीर रिक्रूट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तीनों सेनाएं अपने अपने यहाँ ट्रेनिंग का तरीका बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। प्रयास यह है कि ट्रेनिंग की अवधि को 8 से 10 महीने की जगह 6 महीने किया जाए सेना के संदर्भ में। और ट्रेनिंग में सेना की बेसिक ट्रेनिंग जैसे हथियार चलाना, सर्वाइवल टैक्टिक्स के साथ साथ तकनीकी कौशल और आईटी स्किल्स जैसी नई चीजों को स्थान देने की कोशिश की जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया, तीनों सेनाएं इस काम को अलग अलग तरीके से करेंगी क्योंकि उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ट्रेनिंग की अवधि को घटाना और रिक्रूट को पहले से बेहतर सिखलाई देना। दूसरा बिंदु है सेवा। ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट सेना की टुकड़ी में तैनात किया जाएगा जहां उसे अग्निवीर कहा जाएगा। यह एक अलग रैंक होगा और अग्निवीरों को एक अलग इंसिग्निया माने एक चिन्ह मिलेगा जो वर्दी पे लगेगा। अग्निवीर तीनों सेनाओं के हर अंग में शामिल किए जाएंगे, कॉम्बैट आर्म्स में भी। मिसाल के लिए थल सेना के संदर्भ में कहें तो अग्निवीर इन्फेंट्री में भी जाएंगे, आर्मर्ड में भी जाएंगे, आर्टिलरी में भी जाएंगे, तीनों में। कॉम्बैट आर्म्स सेना के वो अंग होते हैं जो सीधे लड़ाई में उतरते हैं। अलग अलग तरह के आर्म्स होते हैं, कॉम्बैट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल। कॉम्बैट को कटिंग एज माना जाता है, वहां भी अग्निवीरों की तैनाती होगी। अग्निवीर सेना के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए भी पात्र होंगे। सेना में कोई अवार्ड जीता नहीं जाता, आप जानते ही हैं। आपको आपकी बहादुरी के लिए अलंकृत यानी कि डेकोरेट किया जाता है। अगर कोई अग्निवीर विशिष्ट सेवा या बहादुरी दिखाता है तो उससे भी बाकी सैनिकों की तरह अलंकृत किया जाएगा, वो इसके लिए पात्र होगा। तीसरा बिंदु है तनख्वाह, कंपेंसेशन। अग्निवीरों की तनख्वाह 30,000 प्रति माह से शुरू होकर चौथे साल में 40,000 तक पहुंचेगी, लेकिन ये पूरी तनख्वाह अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। तकरीबन 30% रकम अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगी। इतना ही पैसा सरकार अपने खाते से अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी और चौथे साल के अंत में यह पूरा पैसा ब्याज सहित अग्निवीर को वापस मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस टेबल को देखिए और हमारी बात को आप सुनते रहिए, आपको समझ में आएगा। पहले साल में तनख्वाह होगी 30,000 प्रति माह। इसमें से हाथ में आएंगे 21,000 रुपए प्रति माह और 9,000 जमा होंगे कॉर्पस फंड में। इसमें भारत सरकार अपनी जेब से 9,000 और डालेगी आपके नाम पर। चौथे साल तक आते आते तनख्वाह हो जाएगी 40,000, हाथ में आएंगे 28 और कॉर्पस फंड में जाएंगे 12। इस तरह 4 साल में कॉर्पस फंड में आपकी तरफ से जमा होंगे 5,02,000 अग्निवीर की तरफ से और सरकार इतना ही पैसा कॉर्पस फंड में आपके नाम से डालेगी। कुल हो जाएगा पैसा 10,04,000। इस पर ब्याज लगाकर सरकार 11,71,000 रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में निवर्तमान अग्निवीर को देगी, यानी कि जो सर्विस से बाहर आएगा। इस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यह टैक्स फ्री अमाउंट होने वाला है। सेवा के दौरान अग्निवीरों को बाकी सैनिकों की तरह ही स्पेशल अलाउंस भी मिलेंगे। मिसाल के लिए अगर किसी अग्निवीर को सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो उसे अपनी तनख्वाह के अतिरिक्त ओवर एंड अबव रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही ड्रेस, राशन जैसे दूसरे अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलेंगे। जो तनख्वाह हमने आपको बताई थी 30-21 वाली, उसके अलग से है ये। सेवा के दौरान सेवा निधि पर 16.5 लाख तक का लोन भी लिया जा सकेगा 3 साल के लिए। अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख तक का बीमा मुफ्त है। इसके लिए आपकी तनख्वाह से कुछ नहीं कटने वाला। अगर मृत्यु सेवा संबंधित कारण से होती है जिसे डेथ अट्रीब्यूटेबल टू सर्विस कहा जाता है, उस स्थिति में रकम 1,02,00,000 से ऊपर चली जाएगी। साथ ही बची हुई सेवा की तनख्वाह सेवा निधि सहित परिवार को दी जाएगी। ये अट्रीब्यूटेबल डेथ के मामले में होने वाला है। सेना एक ऐसा पेशा है जिसमें खतरा बहुत होता है, ऐसे में विकलांगता के मामले भी होते रहते हैं और इनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। एक और टेबल है, 100% विकलांगता अगर होती है तो 44 लाख का आपको एक्सग्रेशिया अमाउंट मिलेगा। 75% विकलांगता होती है तो 25 लाख, 50% विकलांगता होती है तो 15 लाख। चौथे बिंदु पर आते हैं जो कि स्थायी सेना में बहाली। तीनों सेनाओं के अग्निवीर क्रमशः आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के तहत 3.5 साल ड्यूटी करेंगे। इसके बाद सभी के पास स्थायी सेवा में बहाल होने का मौका होगा, उन्हें वॉलंटियर करना होगा। लेकिन अंतिम चयन होगा सिर्फ 25% अग्निवीरों का। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाने वाला है जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। 2 कारकों पर ध्यान दिया जाएगा, पहला होगा मेरिट और दूसरा होगा सेवा के दौरान प्रदर्शन।
स्थायी काडर में चयन के बाद अग्निवीर को सैनिक या समकक्ष पद मिल जाएगा। सवार हो सकता है, एयरमैन हो सकता है, सेलर हो सकता है। यहां से उन्हें स्थायी सेवा के भत्ते और तनख्वाह मिलने लगेंगे। सैनिक 15 साल तक सेवा में रह सकते हैं और इस दौरान वो पदोन्नति और सेवा के बाद पेंशन और कैंटीन सेवा आदि के पात्र होंगे, जैसा पहले चलता था। एक बात ध्यान देने वाली है कि स्थायी सेवा में जाने वाले अग्निवीर रहते हुए जो उनकी 4 साल की सर्विस हो गई है, उसका लाभ उन्हें सीनियरिटी में नहीं मिलेगा। स्थायी काडर में उनकी यात्रा शुरू से शुरू होगी। 5वां बिंदु आ जाता है, स्थायी काडर में चयन न होने पर समाज में वापस जाएंगे। वहां क्या होगा? 75% अग्निवीर समाज में वापस लौटेंगे, ये तय है। इनके पास सेवानिधि पैकेज होगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट होगा। नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे जो ये अगली नौकरी या फिर आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। रक्षा सूत्रों ने दी ललन टॉप को बताया है कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सरकार के कई और मंत्रालयों से चर्चा की है, जैसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। सरकार का मानना है कि अग्निवीर जब समाज में लौटेंगे तो वो अपनी सिखलाई और अपना डिसिप्लिन लेकर लौटेंगे और सेवा के दौरान उन्होंने जो स्किल्स इकट्ठा की हैं वो उन्हें हर तरह की नौकरियों के लिए एक बेहतर कैंडिडेट बनाएंगी। सरकार का जोर वैसे उद्यमी तैयार करने पर है, एंटरप्रेन्योर। यहां तक आते आते आप अग्निवीर योजना को लेकर सब कुछ जान गए होंगे। अब आते हैं इस बात पर कि इस योजना का फायदा क्या होगा। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे सेना 1:1 का रेशियो हासिल कर पाएगी। इसका मतलब हर एक युवा सैनिक पर एक अनुभवी सैनिक साथ होगा। साथ ही ITI जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद से ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च और समय की बचत होगी और साथ ही सेना में विविधता भी बनी रहेगी, क्योंकि अग्निपथ के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगा। माने देश के सभी हिस्सों से सभी जाति धर्म के युवाओं को सभी आर्म्स में भर्ती किया जाएगा। अभी जानने का वक्त है कि अग्निपथ को लेकर के रक्षा विशेषज्ञ क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ रिटायर्ड की राय। देखिए, कोई एक जवाब देना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। यानी इसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ चैलेंजेस हैं। मैं नुकसान नहीं कहूंगा, वो चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। आर्मी एक कॉरपोरेट कंपनी, एक सिविल कंपनी, प्राइवेट कंपनी वाला जॉब नहीं है। आर्मी में आपकी कमरादरी, सोल्जर्स की लॉयल्टी, मोटिवेशन, लीडरशिप आला दर्जे की होनी चाहिए, ताकि एक जवान अपनी जान पर खेलने का मादा रखे। तो उसमें कुछ एक चैलेंजेस जरूर आएंगी। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, इसमें यंगर एज प्रोफाइल होगा। ये इनमें लड़के कुछ मोटिवेटेड जरूर होंगे। मोटिवेटेड इसलिए होंगे क्योंकि ये चाहते हैं, इनमें से ज्यादातर चाहेंगे कि 4 साल के बाद वो सिलेक्ट हो जाए और वो परमानेंट बन सके। तो ये नहीं है कि अच्छा मैं फौज में भर्ती हो गया हूं तो बस उसके बाद आप आराम कर रहे हैं, या मतलब आराम से नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए एक यंगर सोल्जर तो मिलेंगे, क्योंकि आपको हर साल में, हर 4 साल बाद अगर ये निकल जाएंगे और नए जवान आएंगे तो हमेशा एक यंगर प्रोफाइल मिलेगा। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि सरकार ने रोड मैप रखा है, सरकार ये भी चाहती है कि ये एक मोटिवेटेड, जो बाकी 75% होंगे, ये मोटिवेटेड जवान होंगे और जवान लड़के होंगे। आखिर इनकी उम्र 25 साल से कम ही होगी सबकी। तो ये चाहे किसी भी विभाग में जाएं, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जाएं, जहां पर भी जाएं, इनकी आउटपुट अच्छी होगी। लेकिन चैलेंज फिर ये होगा कि ये यकीन करना जरूरी है पूरे देश के लिए, ये सिर्फ ये आर्मी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये देश की जिम्मेदारी होगी कि इनको अच्छा जॉब मिले। अगर आप इनको जॉब ना दें तो एक तरफ इनको मायूसी और फ्रस्ट्रेशन होगी, और दूसरी तरफ हम समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड, वेपन्स पे ट्रेंड ऐसा एलिमेंट बाहर हो और वो अपने जॉब से ना खुश हो, या उसको कोई सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिल रही सिर्फ, तो फिर वो भी एक हेल्दी सिचुएशन नहीं होगी। तो ये तो वक्त बताएगा कि हम इसको कैसे निभा पाएंगे। हाँ, आज अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकली सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें आर्मी पे क्या असर पड़ेगा, आर्मी को अपने आप में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक सदियों से चला आया एक रीति रिवाज, एक ट्रेडिशन है, और रेजिमेंटेशन है, उस सब पे क्या असर पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा। अग्निपथ को लेकर एक बड़ी चिंता ये जताई जा रही थी कि जब अग्निवीरों को सेना की सिंगल क्लास रेजिमेंट्स में शामिल किया जाएगा तब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बारे में हमने लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड से बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं। नाउ ये दूसरी बात जो ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन की है, आप जानते हैं कि हमारे पास
पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी, तो उसके कारण एक लेवल डाउन है ऑलरेडी, और जो हमको एनुअल रिक्वायरमेंट है उसके भी भर्ती में थोड़ा कम हो गया अभी। तो एक फोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कही जा रही है, परंतु फोर्स ऑप्टिमाइजेशन के विषय में एक अंडरलाइंग थीम लगता है, हमारे विचार में है कि एक फोर्स ऑप्टिमाइजेशन है जिसमें हमारे 2 दुश्मन हैं, हमारे बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं और एक टेंशन रहती है। तो एक जो ऑप्टिमाइज लेवल ऑफ फोर्स है, ये गवर्नमेंट का और आर्म फोर्सेस का इकट्ठा डिसीजन है, और मेरे विचार में ये डिसीजन वो अराइव कर रहे हैं या कर चुके हैं, और या इसके पीछे विचार चल रहा है जो हमको शायद बताया नहीं गया है, और हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गवर्नमेंटल डिसीजंस है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए। सो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है या फ्यूचर में, सो इट इज ऑन। रक्षा मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये नहीं कहा कि अग्निपथ योजना के पीछे बढ़ता पेंशन बिल है, लेकिन ये एक तथ्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखने की कीमत अब भारत को समझ आने लगी है। इस वित्त वर्ष में भारत सरकार को रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं में पेंशन के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी करना पड़ा। यह रकम हमारे कुल रक्षा बजट के 25% के बराबर है। ये रकम हमारे कैपिटल एक्विजिशन बजट से भी ज्यादा है। इसका मतलब हम नए उपकरणों और नए तकनीक की खरीद पर जितना खर्च नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादा हमको पेंशन बिल्स देने पड़ रहे हैं। इसलिए जब से अग्निपथ का जिक्र हुआ है, इस बात का अनुमान लगाने की खूब कोशिश हुई है कि इससे सरकार कितनी बचत कर लेगी। इसे लेकर अलग अलग अनुमान भी हैं जिनकी पुष्टि का कोई तरीका नहीं है। इस बात को लेकर रक्षा सूत्रों ने दी ललन टॉप से यह कहा है कि सरकार का कोई फौरी बचत नहीं होने वाली है। सरकार पैसे बचाने के बारे में नहीं सोच रही है। बचत की बारी अगर आएगी भी तो भी वो आज से दशकों बाद होने वाली है। फिर सरकार का मकसद पैसा बचाने की जगह खर्च करने का तरीका चेंज करना है। तकनीक और नए उपकरणों पर खर्च बढ़ाने का मंसूबा है। हम द्वितीय विश्व युद्ध की समझ के साथ 2022 में नहीं लड़ सकते, ऐसा हमसे कहा गया था। जब हमने ये सवाल रखा कि क्या सैनिकों की संख्या पर पुनर्विचार किया जा रहा है मैन पावर पर, तो हमें जवाब मिला कि अग्निपथ का फोर्स ऑप्टिमाइजेशन से कोई सीधा संबंध नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, उनके लिए किस प्रकार के फोर्स लेवल्स की जरूरत पड़ेगी, ये एक अलग विषय है, ऐसा रक्षा सूत्रों ने कहा, और इस पर अलग से विचार चल रहा है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय का फोर्स लेवल्स घटाने का कोई प्लान नहीं है। वैसे कुछ विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि फोर्स ऑप्टिमाइजेशन आज नहीं तो कल होके रहेगा और अग्निपथ की उसमें भूमिका हो सकती है। सुनिए। लोग बोलते हैं कि नाम निशान, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा फौज का, सिख रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, उन रेजिमेंटों का क्या होगा। तो मैं इसके विषय में कहना चाहूंगा कि ये काफी टाइम से थोड़ा आर्म फोर्सेस का बायस नॉर्थ इंडिया की तरफ था। ज्यादातर ट्रुप्स इधर से आते थे, तो वो नॉर्थ इंडियन बायस था और उसको एक नेशनल कैरेक्टर देने की आवश्यकता थी। सो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ऑल इंडिया ऑल क्लास का, ये एक उचित डिसीजन है। पर इसका फर्क असर क्या पड़ेगा, तो एक इन्फेंट्री बटालियन में से 800 से 850 लोग होते हैं। हर साल में उनके पास 30 लोग आएंगे जो ऑल इंडिया ऑल क्लास के होंगे। सो एक सिख बटालियन है तो उनके पास एक 30 लोग आएंगे हर साल जो सिख नहीं होंगे, और 10 साल की साइकिल में तकरीबन 125 लोग होंगे। तो एक अच्छी मजबूत बटालियन जिसकी कोहेशन है और जिनका स्पिरिट है, वो 100-125 लोगों को अपने साथ अमेलगमेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कहना कि उसका बहुत मेजर असर पड़ेगा, ये नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटरी पॉलिसी है, ऑल इंडिया ऑल क्लास करने की आवश्यकता थी। सो ये एक डिसीजन वेटिंग था जिसको करना जरूरी था। पर इसका कारण ये कहना कि किसी सिंगल क्लास कंपोज रेजिमेंट का कल्चर खराब हो जाएगा, वो बात सही नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रक्षा सूत्रों ने हमसे यह भी कहा कि सेना भविष्य की अपनी चुनौतियों के मद्देनजर जो बदलाव चाहती है, उसमें उस रिक्रूट में भी बदलाव शामिल है जो सेना में शामिल होता है एंट्री लेवल पे ही। अब सेना रिक्रूट्स में नई स्किल्स चाहती है। फिर ये एक प्रयोग है जिसमें क्रमशः सुधार होते रहेंगे, ये फाइनल नहीं है। कुल जमा बात यह है कि सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्तियों के तरीके को अब बदल दिया है। रोजगार के एक साधन के तौर पर सेना में नौकरी का आकर्षण क्या वाकई कम हो जाएगा, ये आने वाला समय बता देगा जब भर्ती रैलियां होंगी। वैसे रोजगार की बात चलिए तो आज आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिन रोजगार पर बात इसीलिए अब चलती रहेगी।
रही बात अग्निपथ की, तो ज्यादातर विशेषज्ञों ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। अब यह तय है कि सेना में भर्ती के बाद भी प्रदर्शन को लेकर सैनिक ज्यादा सतर्क रहेंगे। सेना को बेहतर रिक्रूट्स चुनने के मौके अब पहले से ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा बेहतर ह्यूमन रिसोर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका फाइनल असर क्या होगा, ये हम शायद कुछ दशक बाद जान पाएंगे। तब तक संवाद चलता रहेगा और इस संवाद में हम अपनी भूमिका निभाने की कोशिश भी करते रहेंगे। संवाद और सुधार चलता रहे, इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।